तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल द नीव फाउंडेशन पर। तो जो इससे पहले हमने एनसीईआरटी की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी, एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 हम पहले ही कर चुके हैं। इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें हमने चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 कंप्लीट किया हुआ है। अब देन आज जो हम करेंगे ये रहेगा हमारा पार्ट 2, मतलब जहाँ तक हमने पहले कंप्लीट कर लिया है अब उसके आगे का हम आज इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो रहेगा हमारा एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9th है ना, एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। इसको एक शॉर्ट समरी आप कह सकते हैं, या जहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एनसीईआरटी कंप्लीट करने के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो हम आज यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं, आज हम स्टार्ट करते हैं इसका चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2। ठीक है, चलिए करते हैं। तो इससे जैसे अभी ज्योग्राफी हो रही है 9th क्लास की, ठीक है, तो देन उसके बाद फिर हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह ये भी हम क्लियर करेंगे। ओके, और साइंस का जो चैप्टर रहेगा साइंस के भी हम क्लियर करने वाले हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो पूरा जो भी सिलेबस रहेगा एनसीईआरटी एकदम क्लियर कंप्लीट कर देंगे हम। ठीक है, ताकि फर्स्ट जो रहे कि एनसीईआरटी कोई भी तैयारी करने का फर्स्ट बुक आप यही कह लो कि एनसीईआरटी 6 to 10th पूरी कंप्लीट होना चाहिए इसका। ठीक है, तो बेस्ट रहेगा आपको। ठीक है, एक तरह से फाउंडेशन आपका बन जाएगा तो बहुत अच्छे से रहेगा। चलिए ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 इसका चैप्टर नंबर 2 का। ओके, चलें। तो हमने पहले रीडिंग कर लिया था, कहाँ तक किया हुआ था, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, ये वाला पार्ट हम कर चुके थे, तो आज हम करेंगे ये। ओके, चलिए तो रीडिंग करने के लिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आपको जब भी इस तरह का वीडियो आपको अपडेट होता है तो आपको बिल्कुल इसकी अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। ओके, पहले हमने ये जो पढ़ा हुआ था कि उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावनों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतियाँ विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों के 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, नदियों पर्वतों से नीचे उतरते नदियाँ जो हैं पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भावर के नाम से जाना जाता है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यदि कोई प्रॉब्लम हो रही हो आपको, है ना। ठीक है, इतना सही रहेगा। चलिए ठीक है, तो इसे भावर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सभी सरिताएं इस भावर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियाँ पुनः निकल जाती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहते हैं। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है ना, जैसे कि हो गया भावर, है ना, और तराई, ये थोड़ा सा इसको नोट करते चलिएगा अच्छे से। तराई कहते हैं, यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र है। ठीक है, यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। ठीक है, किसकी बात चल रही है यहाँ पर? तराई वाला जो स्थान है उसकी। ठीक है, इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की उपस्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्षेत्र के अब आपको देखना है क्या, आप एटलस देखेंगे, एटलस ओपन करें, उसमें देखें, मैप देखिएगा, है ना, ये सब चीज़ें नोट करिएगा। और ठीक उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जालोड़ का बना हुआ होता है। ठीक है, जालोड़ मिट्टी बहुत अच्छी मिट्टी मानी जाती है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है। ठीक है, तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इस भाग को भांगर कहते हैं, भांगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भांगर खादर क्या होता है ये मैं आपको पूरा बताऊँगा। ओके, जाना जाता है इस क्षेत्र में। जब हम मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, आप दूसरा जो प्लेलिस्ट रहेगी वहाँ पर आप देखेंगे ना, जब मैं ये सेपरेट वीडियो डालूंगा जीके के ऊपर, मिट्टियों के ऊपर, भारत की मिट्टी,
है ना। ये सब हम पढ़ेंगे तब मैं इसके बारे में पूरा कंप्लीट कराऊंगा। अभी मैं केवल और केवल आपको एनसीईआरटी रीडिंग करा रहा हूँ और समरी के तौर पर एक कुछ फैक्ट जो रहेंगे वो आप नोट करते चलिएगा, है ना, मैं आपको बताते जाऊँगा। ठीक है, तो अभी अपन एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ना बहुत आवश्यक है। उसके बाद सेपरेटली टॉपिक वाइज टॉपिक में आपका कंप्लीट करा दूंगा। चलिए ठीक है। तो इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। ठीक है, बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। देखिए बांगड़ और खादर क्या होता है। बांगड़ मिट्टी जो होती है, बांगड़ मिट्टी आप मान के चलें कि पुरानी मिट्टी, ठीक है, पुरानी मिट्टी कह लो। ठीक, जैसे क्या होता है जब नदियाँ बहती हैं और बहते हुए अपने साथ जो मिट्टी लेकर आती हैं, ठीक है, तो किनारों पर क्या जो है मिट्टी जमा होती जाती है। ठीक है, नदियाँ जो है अपने साथ बहाकर जो मिट्टी लेकर आती हैं, तो मिट्टी क्या होता है किनारों पर, जैसे ये एक नदी बह रही है, ठीक है, अब ये नदी बहते हुए आ रही है, ये पानी जा रहा है और फिर क्या हो रहा है यहाँ उसके साथ जो मिट्टी आ रही है वो यहाँ पर जमा होते जा रही है। ठीक है, ये जमा होते जा रही है। ठीक है, अब ये जमा हो गई और अब क्या होगा, जैसे फिर से एक और आए बहते जाएगी, ये तो कंटिन्यूसली यहाँ पर बहते जा रही है ना, ये जो है यहाँ पर पानी तो बहते जा रहा है। अब ये आया, ठीक है, क्या हुआ, अब ये मिट्टी यहाँ पर जमा हो गई। ठीक, अब और आते जाएगी यहाँ जमा होते जाएगी, तो ये रेड वाली मतलब जो यहाँ किनारे वाली मिट्टी है यहाँ आ जाएगी, है ना, ये किनारे वाली मिट्टी जो है यहाँ पर आते जाएगी, यहाँ आकर जमा होते जाएगी और इस तरह से ये यहाँ पर ये पहले यहाँ जो थी वो अब यहाँ हो गई। ठीक है, और यहाँ से और न्यू मिट्टी आके जमा होते जा रही है। तो ये जो यहाँ की मिट्टी होती है, ठीक है, जो न्यू वाली मिट्टी है मतलब बहाकर आई तुरंत की अभी यहाँ पर जो है वो ये यहाँ पर है ना, तो इसे क्या कहा जाता है, खादर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, उपजाऊ होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है खादर मिट्टी, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, और जो पुरानी मिट्टी हो जाती है मतलब ये यहाँ जमा होते यहाँ तक हो जाती है, तो उसे कहा जाता है बांगड़ मिट्टी। ठीक है, बांगड़ बोला जाता है, बांगड़। ठीक है, ये लिखा हुआ है शब्द ये, ठीक है, बांगड़ और खादर। ओके, चलिए, तो क्या होता है ये बांगड़ और खादर में आप समझ गए होंगे अंतर, है ना। बांगड़ मतलब नदियों द्वारा बहा के लाई गई जो मिट्टी होती है, ठीक है, किनारों पर जो जमा हो जाती है मतलब नहीं है अभी आई हुई है, तो ये खादर हो गई। और जो जमा होते और बहुत पुरानी हो चुकी है तो उसे बांगड़ मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, अभी नई है वो खादर मिट्टी कहा जाता है और जो पुरानी हो जाती है उसे बांगड़ मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निक्षेप को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं और गहन खेती के लिए आदर्श माने जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो माना जाता है खादर मिट्टी को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आप नोट कर लें या जो भी करना चाहें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। ठीक है, चलें, तो एक हो गया खादर और एक हो गया बांगड़ ये। ठीक है, इनको इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए या फिर जैसा भी आप समरी लिखना चाहें वो लिख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार वो होता है कि प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है। ठीक है, जैसे ये दिख रहा है आपको। ठीक, एक प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है, प्रायद्वीपीय भारत का मतलब आप समझ रहे होंगे। प्रायद्वीपीय भारत से क्या समझते हैं आप, ये है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा, है ना। चलिए, तो प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है और जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ होता है। ओके, यह गौंडमाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग को चौड़ी और छिछली घाटियाँ है ना, छिछली घाटियाँ एवं एक गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, ठीक, गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार।
ठीक, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। अरावली राजस्थान साइड है, ठीक है, अरावली राजस्थान, इस तरह से आप याद करते चलिएगा। ठीक है, विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। ठीक है, पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई और पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ अब कौन कौन सी हैं? इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी? चंबल, सेंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कहाँ से कहाँ की तरफ बहती हैं? चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। ठीक है, ऐसा बना लीजिएगा। ठीक है, ये दक्षिण हो गया, ठीक है, और ये उत्तर हो गया, ठीक है, ये पूर्व और ये पश्चिम। ओके, चले आगे बढ़ें। ठीक, इस प्रकार इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। ठीक है, इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आप जो है ये खैर ये जितना भी आप पढ़ रहे हैं सभी इम्पोर्टेंट, तो एक तरह से आप जो है नोट करते चलिए जहाँ मैं बोलूँ ना। ठीक, बुंदेलखंड बघेलखंड इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप में बुंदेलखंड बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार दर्शा जाता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार दर्शाता है। ओके, अब देखिए दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये भी, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। एक तरह से जब एनसीईआरटी आप पढ़ रहे होते हैं ना, बहुत ही हर लाइन एक मान के चलिए कि हर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। ठीक है, तो ये यहाँ से पूरा इम्पोर्टेंट ही है, पूर्वी विस्तार है। भारत के भौगोलिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। ठीक है, दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है जिसे स्थानीय रूप में मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार, बहुत ही इम्पोर्टेंट यार, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पठारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बहुत उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर के पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी, जयंतियाँ, यार ये इतना यहाँ से लेके यहाँ तक का तो आप लिख ही लें। ठीक है, कहाँ से लेके कहाँ तक का, ये यहाँ से लेकर आप पूरा ये यहाँ तक का, तो ठीक है, और कुछ बीच बीच में छोड़ दीजिएगा, लेकिन जो मेन है वो आप लिखते चलिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। दक्षिण के पठार के पूर्व एवं पश्चिम सिरे पर क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। वे सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट यार, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इन तीनों के बारे में, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट कहाँ पर है, क्या स्थिति है, इनको देखें और ज्ञात करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे है। पश्चिमी घाट मान लीजिए ये है ना, ये भारत का नक्शा है। पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है। पूर्वी घाट जो है ना, ये पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट इसलिए ऊंचा क्योंकि यहाँ पर जो है पहाड़ी है ना। ठीक है, सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है, सह्याद्री पहाड़ियाँ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसको। ठीक, ये हो गया पूर्वी पहाड़ी और ये हो गई पश्चिम, ये पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट, याद रखिएगा। तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक, महानदी से लेकर नीलगिरी तक। ठीक है, अब यहाँ पर नीलगिरी है, ठीक है, यहीं से ही अभी आगे आएगा चैप्टर में। ठीक है,
इलायची की पहाड़ी नीचे चली जाती है, कार्डेमम की पहाड़ी जिसे कहते हैं, है ना, कार्डेमम की पहाड़ी नीचे चली जाती है, इलायची की पहाड़ी इससे, है ना। और यहाँ पर अनामुड़ी, ठीक है, अनामलई, ये सब यहीं पर है, ठीक है। एक होता है, बता देता हूँ, जैसे नीलगिरी की पहाड़ी है, ठीक है, तो इस साइड चली, दक्षिण साइड चली जाती है इलायची की पहाड़ी, ठीक है, अन्नामलई और अनामुड़ी। तो इस तरह से 3 एक ही उससे निकल जा। अभी आगे पढ़ेंगे, इसमें आ जाएगा, समझा दूंगा, ठीक है। चलिए अब ये रीड करते हैं हम। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ठीक है, ये अनियमित है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे शिखर हैं, जैसे अनामुड़ी जो अभी मैंने बताया था, ठीक है, तथा डोडा बेटा भी है, ठीक है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ समझने लायक आप समझ, देखिए मान लीजिए ये है भारत का नक्शा, है ना, ये पश्चिमी घाट हो गया, ठीक है, और ये हो गया पूर्वी घाट, ये हो गया पश्चिमी घाट हो गया, ये हो गया पूर्वी घाट हो गया, ओके। तो अब यहाँ ये बोला जा रहा है कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी होती है, ठीक है। पूर्वी घाट ये है और इसका सबसे ऊंचा शिखर हो जाता है महेंद्रगिरी, जो कि 1.500 मीटर है ना, 1.5 मीटर, ओके। और डोडाबेटा, अन्नामुड़ी, अनाईमुड़ई, ठीक है, तो ये है अन्नामुड़ई, ये पश्चिमी घाट पे आ जाती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावेरी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, और उडगमंडलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ऊटी कह लो आप तो, और कोडाईकनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में ज्ञात कीजिए गई, ठीक। कोडाईकनाल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। कोडाईकनाल प्रसिद्ध पहाड़ी कोडाईकनाल, ओके। और प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है। काली मृदा जिसे डक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है, यार बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके सैल आग्नेय हैं। वास्तव में इन सैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, ठीक है, अपरदन मतलब समझ रहे हैं, टूटना, बिखरना, जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय, वही अरावली का जहाँ कहा दिया जाए समझ जाइए कि ये राजस्थान की बात हो रही है, ठीक है। अरावली पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम में एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है, ठीक है। अब भारतीय मरुस्थल हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, भारतीय मरुस्थल पढ़ेंगे, ठीक है। भारतीय मरुस्थल में क्या होता है, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल है, ठीक है। अभी जो हम देख रहे थे यहाँ पर, ठीक है, ऊपर जो था थार का मरुस्थल, ठीक है, ये भारतीय मरुस्थल ये है। चलिए तो यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है, ठीक है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती हैं और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, केवल लूनी, इसी को याद रखिएगा, ठीक है। लूनी नदी ही इस क्षेत्र की बड़ी नदी है, ये इम्पोर्टेंट है। बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला, याद रखिएगा, अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है बरकान किससे रिलेटेड है तो आप इसमें लिखिएगा अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र में पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं, ठीक है। और एक मिनट दीजिए, इसे मैं क्लियर कर दूँ। चलिए
तटीय मैदान, अच्छा ये यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं, ठीक है, बरकान के समूह जैसलमेर में बिल्कुल आपको मिलेंगे, ठीक है। अब तटीय मैदान के बारे में हम पढ़ते हैं। तटीय मैदान के बारे में पढ़ा जाएगा कि प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। ये पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है, ठीक है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, जो मैंने आपको बताया, मुंबई तथा गोवा, ठीक है, ये याद रखिएगा। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक, देखिए मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ आपको, समझिएगा। ये मान लीजिए मैं अच्छा मैप ही निकाल देता हूँ आपके लिए ना, ये है, ठीक है, भारत का मैप है ये, ओके। अब देखिए हम थोड़ा सा इसमें समझने की कोशिश करते हैं, बस 1 मिनट दीजिएगा, हमको ज़रूरत है इतनी, ठीक है, ये वाले भाग की। तो अब हम तट के बारे में थोड़ा सा जान रहे हैं यहाँ पर, है ना। देखिए गुजरात वाला तट देखिए आप, सबसे पहले तो यहाँ पर जो आपने देखा होगा सर क्रीक, है ना। आपसे पूछा जाएगा भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, अंडमान निकोबार में यहाँ पर इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। इसका उत्तरी पॉइंट अगर कहा जाए यहाँ पर, मतलब यहाँ साइड जो होगा, 1 मिनट, ये यहाँ पर उत्तरी पॉइंट जो कहा जाएगा उसको उत्तरी को जो भारत का उत्तरी पॉइंट आखिरी बिंदु कहा जाएगा ऊपर से, तो होगा यहाँ पर, 1 मिनट देखिए ना, यहाँ पर होगा क्या, इंदिरा कॉल, ओके। और पश्चिमी बिंदु अगर कहा जाए आपसे तो पश्चिमी बिंदु हो जाएगा आपका सर क्रीक, ठीक है। और यहाँ पर पूर्वी बिंदु अगर कहा जाए तो किविथू, ओके, किविथू, ओके। अच्छा आप ऐसा कर सकते हैं, कीवी मतलब न्यूजीलैंड का जो पक्षी होता है ना, कीवी और थू, ठीक, किविथू। चलिए ठीक है, तो अब हम यहाँ करते हैं इसको कंप्लीट। देखिए ये वाला भाग आप देखिएगा, ठीक है, ये हो गया पूर्वी घाट और ये हो गया पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट के तटों के बारे में बात करते हैं। तो गुजरात वाला जो एरिया है इसको कहा जाता है काठियावाड़ तट, ठीक है। मुंबई से गोवा तक के को कहा जाता है कोंकण तट, ठीक है। और यहाँ गोवा से लेके कर्नाटक तक हो गया कन्नड़ तट, फिर कर्नाटक से लेकर केरल तक हो गया आपका मालाबार तट, और कोरोमंडल तट ये है, इसमें सभी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। महेंद्रगिरी पर्वत ये यहाँ पर हो गया, बंगाल की खाड़ी ये हो गई। चलिए ठीक है, तो हम कहाँ पर थे, ये हमने ये सब अभी पढ़ा, कोरोमंडल तट पढ़ा, ओके। अब हम कहाँ तक पढ़ लिया है हमने इसमें, 1 मिनट, चलें। तो पश्चिमी तट पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है, संकीर्ण, ये पढ़ लिया हमने ना। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट, मुंबई से गोवा तक का कहलाता है कोंकण तट, याद रखने योग्य बातें हैं भाई, बहुत अच्छे से इसे याद करिएगा। मध्य भाग को कन्नड़ का मैदान, जो अभी मैंने बताया आपको, है ना, इस तरह से ये वाला भाग जो होता है कन्नड़ मैदान, एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है, ये वाला भाग जो कहेगा मालाबार तट कहा जाता है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा तथा समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, ये वाला भाग है, इतने इतने भाग को उत्तरी सरकार कहा जाता है, ठीक है। तथा जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट, जो अभी मैंने बताया यहाँ पर कोरोमंडल तट कहा जाता है, ठीक है। और बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, है ना, महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, और कृष्णा, कावेरी, ये इस तरह की नदियाँ सब वहीं पर मिलेंगी आपको, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं इसको हम। कृष्णा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है, ठीक है। क्या आप जानते हैं, ये भी पढ़िएगा। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है, उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में। सबसे पहले तो आप जब भी पढ़ें या ये पढ़ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो है ये अपना मैप खोल कर रखिएगा, ठीक है। चलें आगे बढ़िए। द्वीप समूह, अब हम पढ़ते हैं द्वीप समूह। आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल है द्वीप में। सबसे पहले बता देता हूँ, द्वीप वो होता है कि वो लैंड या वो स्थल जो कि पानी से चारों ओर से घिरा हुआ हो, जैसे कि ये आपको दिख रहा है ना। भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है, ठीक है। इन द्वीपों की पहचान करिएगा, आप देखिएगा, ठीक है, कहाँ पर मिलेगा ये द्वीप आपको देखना रहेगा। चलें आगे देखें।
केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप ये सब मैप में एटलस में देखा करिएगा, आपको प्रैक्टिस करेंगे मैप बहुत अच्छा हो जाएगा। द्वीपों का यह समूह छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ होता है। ठीक है, जो प्रवाल क्या होता है, एक तरह का समुद्र में पाया जाने वाला जीव होता है जो कि मर कर वहीं पर जमा इकट्ठा होते जाता है। तो उसी से निर्मित जो चट्टानें होती हैं, प्रवाल वाली चट्टानें, तो उसी के ऊपर बसा हुआ है पूरा लक्षद्वीप। ठीक है, पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमएन द्वीप के नाम से जाना जाता था। सन 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया है। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ होता है। कावरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं ना। कावरत्ती द्वीप लक्षद्वीप की राजधानी है। ठीक है, और ये सब याद रखिएगा क्योंकि बहुत जो पढ़ रहे हैं हम, है ना, महत्वपूर्ण है हर चीज़ इसमें। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। ओके, पिटली द्वीप। ठीक है, अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान निकोबार द्वीप हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप है। अब मैप आप देखिएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। मैप आप सामने रखें। मैप हमेशा जब भी आप पढ़ें एनसीईआरटी तो मैप जरूर साथ में रखिएगा। ठीक है, आगे से मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन आपको मैप रखना रहेगा। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बंटा गया है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह आप देखें अपने मैप में, ठीक है, ये माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। ये द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतु में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत के समीप स्थित है। ये एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय तथा ये घने जंगलों से आच्छादित हैं। अब आपको पॉइंट है कि क्या आप जानते हैं वाला भाग आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। जहाँ पर भी ये क्या आप जानते हैं ना, इसको तो एकदम आप याद ही कर लें। ठीक है, बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ही बताई जाती है इसमें और यहीं से क्वेश्चन उठकर आते हैं। ठीक है, चलिए, विभिन्न भू आकृतियों विभाग का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विस्तृत स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक है और एक वे देश जो कि प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध बनाते हैं उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं, है ना। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार है। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिजों का भंडार है जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्यन और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त है स्थान है। इस प्रकार देश की विविध प्राकृतिक आकृतियों में भविष्य विकास की अनेक संभावनाएं बनती हैं। ये हमारा चैप्टर रीडिंग ख़त्म हुआ। आप चाहें तो इसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा दोबारा से, और मैंने आपको अभ्यास के तौर पर ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर लगा दिए हैं। और रिक्वेस्ट रहेगी, आप जो है यदि आपको एक बार में समझ नहीं आया तो दोबारा एक बार आप पढ़ें। और जैसे मैं पढ़ रहा हूँ अभी, यदि आप चाहें तो वॉल्यूम कम करके, ठीक है, एक बार आप मेरे साथ पढ़ लें, देन दूसरी बार अगर पढ़ना चाहें तो वॉल्यूम कम करके खुद एक बार रीड करिएगा। ठीक है, क्योंकि आप जब बोल के पढ़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो बेनिफिट मिलता ही है। ठीक है, तो अभ्यास के कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन हैं, देखिए इनको कोशिश कीजिएगा कि ये वाले क्वेश्चन आप करें। ठीक है, भूगर्भीय प्लेटों में क्या है ये, मतलब ये इस तरह के पूरे क्वेश्चन हैं, इनको आप करने की कोशिश करें। ओके, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज हमारा ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल का नाम है द नीव फाउंडेशन MS। ओके, ये है, इस तरह से आपको साइन मिल जाएगा, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और ये जो हमारा कंप्लीट हुआ है आज NCERT का ज्योग्राफी क्लास का 9th चैप्टर का पार्ट 2 हमने आज कंप्लीट किया हुआ है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।